30 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है कोर सेक्टर्स क्या होते हैं। देखो हमारी जो इकोनॉमी होती है, पूरी की पूरी जो इंडिया की इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी को आप स्टडी करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ इनपुट काम करती हैं, यानी कि वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री होगी, सीमेंट की इंडस्ट्री के साथ ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री जुड़ी होगी। अगर सीमेंट की इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही, इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही। ठीक है, दूसरी साइड पे ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगर हम ये अनुमान लगा सकेंगे लास्ट मंथ कितनी बिजली यूज हो रही थी, इस मंथ बिजली कितनी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज। देखो पॉपुलेशन कभी इतनी ज्यादा ऐसे कभी नहीं बढ़ती कि अचानक ही बिजली की जरूरत पॉपुलेशन कारण बढ़ जाए। जब बिजनेसेस ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा बिजली एक्चुअली इंडस्ट्रीज खाती हैं। हमारे शहर में, हमारे इंडिया में और ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा बिजली इंडस्ट्रीज लेती हैं। तो इंडस्ट्रीज अगर बढ़ रही हैं तो बिजली की कंजम्पशन भी अपने आप बढ़ेगी। वही चीज सीमेंट का एग्जांपल दिया। इन सबको मिला के कोर इंडस्ट्रीज बोला जाता है। कोर इंडस्ट्रीज जो जिसके ऊपर मतलब पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, ये बेस बनता है। तो इसके ऊपर करंट ये हुआ था कि क्योंकि लॉकडाउन में ये इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन भी ओवर द टाइम गिरी है, तो फाइनली अब जाके वो थोड़ा सा गैप कम होने लगा है और वापस वो रिकवर करने लगी है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोर इंडस्ट्रीज की मेजरमेंट कौन करता है। देखो दो इंडेक्स हैं जिसके अंदर कोर इंडस्ट्रीज मेजर की जाती है। एक तो हमने थोड़े करंट अफेयर्स पहले कवर किया था, तो हम मंथली मैगजीन में कवर कर लेंगे, आईआईपी। आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक तो ये इंडेक्स में कोर इंडस्ट्रीज की कवरेज है। ये इंडेक्स आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये मेजर करवाता है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस आपका आईआईपी का डेटा कलेक्ट करवाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका एक अलग से इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये मेजर करता है आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंदर आता है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हमने कुछ करंट अफेयर पहले भी पढ़ा था। किस चीज के रिगार्डिंग पढ़ा था? ये डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इंडिया का। ये ऐसा क्या करता है? हाँ जी, ऑनलाइन भी किसी को जवाब पता हो? ये हमने थोड़े करंट अफेयर्स पहले पढ़ा है, ये हिंट के तौर पे। नाम से क्या लग रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। कहीं नाम सुना है? और एक और हिंट देता हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। थोड़े करंट अफेयर्स पहले हमने FDI के बारे पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से दो रूट से आती है? एक ऑटोमेटिक और एक गवर्नमेंटल। ठीक है, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल में मैंने बताया था कि मिनिस्ट्रीज को फॉर्म फॉरवर्ड किए जाते हैं। वो फॉरवर्ड करता कौन है? यही करेगा ऑब्वियसली, अब जो पूछा गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इंडिया में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, किसी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, उसे भी अपनी एप्लीकेशन किसके पास सबमिट करनी पड़ेगी?
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके बाद अब इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, वो भी इसके अंडर ही मेजर हो रहा होता है। इसके अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर आपकी साल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी जारी करता है। जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक आती है? सर जो बजट से 2 दिन पहले रिलीज होती है। बिल्कुल, जो बजट से 2 दिन पहले रिलीज होती है। कौन सी बुक रिलीज होती है? मतलब ये कोई बुक रिलीज करता है, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का बजट से 2 दिन पहले आएगी और इस साल हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब जब बजट आएगा उसके बाद, तो वो बुक भी ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ही रिलीज करता है, जो ये इंडेक्स को भी रिलीज करता है। और सब कुछ किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? मिनिस्ट्री है वो तो, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हाँ जी, ऑनलाइन भी सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो भी तो इकोनॉमिक एडवाइजर से आता है। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये क्या है? ये बेसिकली वॉल्यूम इंडेक्स है। हम आज आईआईपी नहीं पढ़ रहे, हम आज पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स पढ़ रहे हैं। आईआईपी हमने थोड़े करंट अफेयर्स पहले पढ़ लिया था, तो आपकी मंथली मैगजीन में वो भी आ जाएगा। तो ये इंडेक्स आज ही न्यूज में आया, तो इसे पढ़ना जरूरी है। ये एक वॉल्यूम इंडेक्स है। वॉल्यूम इंडेक्स का क्या मतलब होगा? समझने से क्या लगता है? मतलब रफ गैस, ऑब्वियसली नहीं पता हो सकता आपको। क्वालिटी क्वांटिटी मैटर रखेगी सर। क्वांटिटी मैटर करती है कि कितनी क्वांटिटी में चीजें यूज हो रही हैं। बिजली कितनी यूज हुई, सीमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ, स्टील कितना ज्यादा। तो ये सारी चीजें वॉल्यूम इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट बताता है जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मतलब इनके बीच का रिलेशन ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं। ये मेजर करता है आपके कोल, मतलब आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, आपको ये याद रखना जरूरी है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर भी कोल में क्या मेजर किया जाता है? सारी कोल प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग कुकिंग कोल, ठीक है। कोक बनाया जाता है ना, वो ड्रग वाला कोक नहीं जो आपके ये टार टूर इन सब में डलता है, ठीक है, उसे एक्सक्लूड करके बाकी सारा कोक, ठीक है। तो कौन सी चीज कहाँ पे गिनी जाती है ये आपको जरूर याद रखना है। फर्टिलाइजर्स में कौन से फर्टिलाइजर गिने जाते हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, डाई अमोनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स ग्रेड फर्टिलाइजर, सिंगल, सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो आज इस साल का जो यूपीएससी का पेपर था वो ऐसी ही माइनर डिटेल्स के ऊपर था, तो आपको ये माइनर डिटेल्स याद रखनी जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बार बार एडवाइस करूंगा कि अभी जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में साथ के साथ जो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, इसे साथ के साथ पॉइंट्स भी पढ़ते रहो। इसके बाद घर जाके भी रोज टाइम लगाओ, फिर वीकेंड पे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स रिवाइज करो, और फिर मंथली मैगजीन। आपके करंट अफेयर परफेक्ट हो जाएंगे। पिछले साल की जो मैगजीन्स हैं मैंने सारी स्टडी करके फिर पता, मतलब जो चीज़ लगाई है कि हमारी अकेली मैगजीन से 95 मार्क्स आ सकते थे आपको, अगर एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए। उसके अंदर सारे क्वेश्चन थे 95 मार्क्स एटलीस्ट लेने के लिए, बिना कोई सब्जेक्ट पढ़े। तो तुमने सब्जेक्ट अलग से पढ़े, सिर्फ करंट अफेयर्स में से तुम 95 मार्क्स ले सकते हो। तुम्हें कट ऑफ क्लियर करने के लिए 105 मार्क्स चाहिए, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स तुम सिर्फ 5 क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव ठीक करते तुम दूसरी साइड हो, अगर तुम्हें करंट अफेयर की एक एक लाइन रटी हुई।
तो बहुत डिटेल में ये बनाए जा रहे हैं, इन्हें बहुत डिटेल में रोज स्टडी करना है, ठीक है। यही तुम्हारी कट ऑफ क्लियर करवा देंगे। तो अगर आईआईपी जो आपका दूसरा इंडेक्स है उसकी बात की जाए, उस इंडेक्स में सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज, मतलब देखो हर इंडस्ट्री को ना वेटेज देनी पड़ती है कि कितनी वेटेज से वो इंडेक्स में मेजर करोगे उसे। आईआईपी में टोटल करके उनकी 37.90% वेटेज है, उसमें से किसे वेटेज कितनी मिली है ये तुम अरेंज करके यहाँ पे लिख लेना। ये सबकी वेटेज लिखी हुई है, सबसे ज्यादा किसे मिली है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ये ना एक्चुअली चेंज हो गया, ये ना आपकी पिछली किसी मैगजीन में कवर्ड है, ये ना चेंज हो चुका है। ये अर्थपीडिया सरकार की साइट पे एक्चुअली डेटा पुराना पड़ा हुआ है, ये अभी सरकार की वेबसाइट से लिया है, तो अब मैं इसे देख रहा हूँ, ये मत याद करना अभी। ये आपकी पिछली करंट अफेयर की किसी मैगजीन में कवर हो चुका है, ठीक है, सरकार की साइट पे अब तो पुराना सर डेटा पड़ा है। 40% सर वेट आपकी आवाज कंबाइंड बहुत करता ज्यादा है। कट रही है। बाकी सबको भी मेरी आवाज कट के आ रही है? नहीं सर सही आ सा- रही है। साक्षी शायद आपकी साइड से आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दोबारा से कनेक्ट करके देख लो एक बारी, ठीक है। अच्छा, ये अगली लाइन में लिखा हुआ है कि बेस ईयर 2000 रिवाइज करके, ये वाला पॉइंट पहले था, ठीक है। अगले में लिखा हुआ है, अब ये वेटेजेस चेंज हो चुकी हैं एक्चुअली। अब सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वेटेज मिलती है, ये नीचे वाले पॉइंट में सही लिखा हुआ है, ठीक है। सरकार की वेबसाइट पे दोनों पॉइंट थे, गवर्नमेंट की वेबसाइट से करंट अफेयर बनाता हूँ तो दोनों चीजें उस पर ही है। तो ये सेकंड वाला आपने यहाँ पे जो वेटेजेस लिखी है ना, कोल की कितनी है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की कितनी है, नेचुरल गैस की कितनी है, और हाईएस्ट पेट्रोलियम की है, इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। आपको ना पेपर में हमेशा क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज करो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज को, मतलब 8 की 8 नहीं बोला जाएगा शायद आपको, कोई भी 3 या 4 इंडस्ट्रीज को हाईएस्ट वेटेज से लेके लोएस्ट वेटेज। तो इन्हें पहले ही अगर तुम ऐसे लगा के रखोगे, देखो इनमें से हाईएस्ट कौन सी है, मेरे साथ करो, हाईएस्ट किसकी है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की हाईएस्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद स्टील। उसके बाद कोल। कोल, ये रहा 10%। फिर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से ज्यादा तो नहीं है। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, सीमेंट एंड देन फर्टिलाइजर। सीमेंट। अरे ये तो मैंने अभी बहुत मेसी कर लिया, आप अलग से यहाँ पे लिस्ट बना के लिखना साइड पे, ठीक है, ऊपर से नीचे एक लिस्ट बना के लिख लेना। एग्जैक्ट परसेंटेज अगर याद हो पाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सबसे लास्ट में आता है खासकर वो, और कौन सबसे पहले आता है, ये चीजें तो हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। सेकंड करंट अफेयर जो आपका है वो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बारे, सीआईसी बारे। तो आपके पुराने कमिश्नर रिटायर होने वाले हैं, तो नए, सबसे पहले तो पीसीएस जैसे पेपर्स में क्वेश्चन जो आता होता है कि इस टाइम आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो जब तक पेपर आना है तब तक इन्होंने अपॉइंट हो जाना है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये आपके नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने वाले हैं। कौन? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होती है ना, उसे हेड करते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का काम क्या होता है? देखो आपका एक एक्ट बनाया गया था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया क्यों गया? बेसिकली आपके जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे पब्लिक एक्सेस में लाया जा सके, पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी बनाई जा सके और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके, उसके लिए आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया। तो अगर आप सरकार से कोई भी सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप बस एक आरटीआई का फॉर्म भर के उन्हें भेज दो, वो आपको रिप्लाई टाइम बाउंड मैनर में करेंगे।
पर होता क्या है कि कई बार डिपार्टमेंट्स या तो इंफॉर्मेशन देते नहीं है, या आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही नहीं है या लैकिंग है, तो आप हमेशा अप्रोच कर सकते हो स्टेट, हर स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का काम होगा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के देना अगर आप डिपार्टमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। जिस डिपार्टमेंट को आपने बोला उस डिपार्टमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को बोल सकते हैं। लेट्स सपोज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अप्रोच कर पाओ, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की गारंटी देती है अगर अनटिल एंड अनलेस वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया की है के कंसर्न की नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम उनसे पूछने बैठ जाओगे कि सारे न्यूक्लियर वेपन्स हमने कहाँ रखे हैं बताओ, ठीक है, या आर्मी की पोजीशन क्या है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वो तो फिर पाकिस्तानी आरटी करवा देंगे आप। तो सिक्योरिटी वाली इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और उसके साथ नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इस कमीशन के अंदर, मतलब एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो 1 + 10 एक चीफ हुआ और ज्यादा से ज्यादा 10 और भी मेंबर्स हो सकते हैं। इन सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, किस सिलेक्ट कमिटी की रिकमेंडेशन पे, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा और कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। तो इस सिलेक्ट कमिटी में 3 लोग होते हैं, ये तीनों बैठेंगे, सारे कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनकी सारी प्रोफाइल्स गो थ्रू करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट को नाम सजेस्ट करेंगे कि इस बंदे को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया जाए और फिर प्रेसिडेंट उसे बस नियुक्त कर देगा, ओथ दिला देगा और कुर्सी पे बिठा देगा। क्लियर है? अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 5 इयर्स या 65 इयर्स की एज तक ऑफिस होल्ड करता है, ठीक है, ये मैक्सिमम पीरियड होता है। ये इसका क्या मतलब है 5 साल या 65 ईयर, देखो विच एवर इज अर्लियर, ये होता है क्राइटेरिया। यहाँ तो बंदे की उम्र 65 इयर्स होगी तो उसे रिटायर होना पड़ेगा, नहीं तो लेट्स सपोज कोई बंदा 55 की एज में लग गया था, ऐसे तो जब तक 65 की एज ना आती वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना रहता। ऐसी पोस्ट पे तुम इतने साल किसी को बैठा नहीं रहने दे सकते, ये सेंसिटिव पोस्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए एक मैक्सिमम टाइम भी फिक्स कर दिया गया है कि 5 साल के बाद बंदा अपने आप रिटायर हो जाए। तो जो बंदा 55 पे लग गया था वो 60 पे आते आते अपने आप रिटायर हो जाए, ठीक है। अगर वो 62 पे हुआ था अपॉइंट तो 65 पे तो वैसे ही रिटायर होना पड़ेगा, तो उससे 3 साल के टेन्योर में, ठीक है। ये चीज ऐसे काम करती है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कहने पे किए जा सकते हैं 2 ग्राउंड्स के ऊपर, या तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। या तो उस बंदे ने मिसबिहेव किया हो किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से, या उसमें इनकैपेसिटी है, मतलब वो ऑफिस होल्ड करने के लायक नहीं, पर ये प्रेसिडेंट की मर्जी से नहीं होता। प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करेगा, अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ये एलिगेशन को एग्जामिन करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट पाती है कि हाँ ये बंदा गिल्टी है, तभी जाके उसे रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, और रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा, पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। क्लियर है? इंडिया का फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन था? वाजद हबीउल्ला। इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ कमिश्नर कौन थी? दीपक संधू, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद, ये ऐसे क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में आते हैं। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन था?
खासकर HAS के क्वेश्चन बनते होते हैं जिन्होंने हिमाचल का पेपर दिया, ठीक है। PCS के रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो जो अभी ऊपर बताया कौन है, अब आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होने वाले हैं? यशवर्धन सिन्हा, कुमार सिन्हा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? सर ये हाँ जो जी, किसी को इंडेक्स ऑनलाइन ऑफ पे डाउट 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो ये कोर सेक्टर्स का जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि ये लास्पायर्स फॉर्मूला से कैलकुलेट एक होता है। मिनट एक मिनट मुझे ना सुनाई नहीं दी, ओके दोबारा बताना। सॉरी। सर, ये फर्स्ट करंट अफेयर में कोर सेक्टर्स में जो लास्ट लाइन दी हुई है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें ये बोला है कि ये कैलकुलेट होता है लास्पायर्स एक मिनट फॉर्मूला। देखो, मुझे ना स्पीकर बहुत दूर पड़ रहा है, मुझे मेरे। हाँ जी, अब बोलो मुझे पास। सर ये कोर सेक्टर्स की जो लास्ट लाइन है, द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द लास्पायर्स फॉर्मूला, ये बिल्कुल, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें करने की जरूरत नहीं है, पर जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन जाती है कि बस आपको क्या, जैसे प्रीलिम्स में ना अगर आपको इंडेक्स ऑफ 8 इंडस्ट्रीज इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट बनानी है ना, वन ऑफ दी स्टेटमेंट बन सकती है लफ्सायर्स फॉर्मूला क्या, नहीं मतलब सॉरी, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन लफ्सायर फॉर्मूला। ये लफ्सायर फॉर्मूला वैसे इकोनॉमिक्स के जो फील्ड के कंसर्न है उनके फील्ड का फॉर्मूला है, हमें बस ये याद रखना है लफ्सायर फॉर्मूला है वेटेड ऑन अरिथमेटिक मीन। बेसिकली फॉर्मूला में अरिथमेटिक मीन यूज होता है और कुछ नहीं है कि टोटल जितने नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक है, उस तरीके से होता है। पर उसमें लफ्सायर के अपने एक्सपर्ट होते हैं, वो अब इकोनॉमिक्स का मैटर है, तो हमारे पेपर में हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पूछे जाते, तो स्टेटमेंट बन सकती है, तो इस कारण ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। बस आपने ये याद रखना है कि ये लफ्सायर फॉर्मूला पे बेस्ड है। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, किसी और को कोई डाउट? कमल जी आपकी बात नहीं समझ आई। कमल जी पंजाब PCS ने किया है, कमल जी ने मुझसे पूछा, मैं बाकी सबको पहले बता दूं कि वो मैसेज एज अ प्राइवेट मैसेज आया कि क्या वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन कर रहे हैं जॉब में। तो जो पंजाब PCS है उसमें 33% जॉब्स वुमेन के लिए रिजर्व करती है। तो जो पंजाब PCS का पेपर देंगे हर कैटेगरी में, जनरल SC, हमारे SC तो हो ही नहीं, OBC, हर कैटेगरी में 33% सीट सब वुमेन के लिए रिजर्व। तो वुमेन को इसका बेनिफिट ये होगा कि वुमेन की कट ऑफ कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि वुमेन कैंडिडेट ओवरऑल अपीयर कम होते हैं, ठीक है। तो यही है, लड़कों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ओवरऑल लड़कों की कट ऑफ में अगर फर्क आना भी हुआ सिर्फ 1 या 1.5 नंबर का आएगा, क्योंकि वो पहले ही अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंची हुई है। लड़कियों की कट ऑफ अराउंड कम से कम 5 नंबर नीचे तो आएगी कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आने को 15-20 नंबर का फर्क पड़ सकता, ठीक है। तो एडवांटेज है वुमेन को पंजाब। हाँ जी, सर मैक्सिमम कितनी होती है कट ऑफ? वो मैं बताता हूँ, पहले मैं अभी करंट अफेयर का मुझे क्वेश्चन आया, मैं वो आंसर कर देता हूँ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP क्या होता है? देखो जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब है जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडस्ट्री है ना, उसमें कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वॉल्यूम, उसे मेजर किया जाता है। क्योंकि जितनी आपकी प्रोडक्शन हो रही होगी, जितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा होगा, अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी में उतनी चीजें या तो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही है, वही तो डिटरमाइन करेगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्चुअली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो IIP मेजर करता है।
बहुत सारे इंडेक्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इन्हें ही मेजर करते रहते हैं, बस अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्हें कर रहे हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क आ जाता है कि कोई चीज किसी के क्राइटेरिया में आएगी, कोई चीज किसी के क्राइटेरिया में आएगी। जैसे यहाँ पे IIT सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज इसका सब पार्ट है, इसके अंदर कवर्ड है, पर और इंडस्ट्रीज भी कवर्ड है, ठीक है। पर जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ये सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज को भी कवर करता है। क्लियर है, समझ आ गया? हाँ जी जशन, आपका डाउट के मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जाती है? मैक्सिमम कट ऑफ जनरल कैटेगरी मेल की 293, 400 में से उसके पास भी लग जाती है, ठीक है। तो 293 समथिंग के पास, तो उसमें क्योंकि CSAT के नंबर भी जुड़ते हैं, इस कारण कट ऑफ ज्यादा ऊपर जाती है, 400 में से आपको नंबर लेने होते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज का पेपर भी कंपैरेटिवली आसान होता है, तो अगर आपकी नॉर्मल तैयारी भी होती है ना, तब भी 110 115 नंबर आ जाते हैं। जिनकी अच्छी तैयारी होती है वो 140 150 तक भी ले आते हैं BCS के पेपर, और 150 वो दूसरी साइड से ले आते हैं, तभी वो 300 तक पहुंची हुई है कट ऑफ, ठीक है। तो ये पंजाब PCS की कट ऑफ है। बाकी हिमाचल में भी जैसे 33% CSAT में नंबर चाहिए, ठीक है, और UPSC CSAT में सिर्फ 33% नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वही 105 110 तक रहती है। हिमाचल में थोड़ी सी ऊपर फिर से हो जाती है, बिकॉज लेवल थोड़ा नीचे होता है, 120 125 तक चली जाती है वहाँ पे। UPSC में 105 110 ये सेफ जोन मान के चलो। पिछले 2 साल कट ऑफ गिरी भी है UPSC की, पर वो फिर से उठ जाएंगी, कई बार 116 तक भी कट ऑफ पहुंची हुई, ठीक है। तो सेफ जोन मानने के लिए 105 से 110 के बीच में माना, ठीक है। 110 प्लस तो नंबर होने ही चाहिए हर एक में, कोई भी पेपर है, ठीक है। स्टेट सर्विसेज में थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा, बिकॉज पेपर आसान होते हैं लेवल, ठीक है, चीज सेम होती है, बस पूछी डायरेक्ट जाती है स्टेट से। सर पीसीएस में फिर सीसेट का फायदा ही है। PCS में CSAT का फायदा ही है बिल्कुल, ठीक है, पर PCS भी अभी बात हो रही है कि अगली नोटिफिकेशन में शायद CSAT को 33% कर देगा, तो अगर उसने वो कर दिया तो फिर सारे लेवल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये मानो कि आपको जनरल स्टडीज में पंजाब PCS के 115 से 120 नंबर तो कम से कम 120 के पास कट ऑफ जाएगी GS की, तो उससे प्लस ही लानी है, ठीक है। तो कोई करंट अफेयर के रिगार्डिंग डाउट नहीं, तो मैं करंट अफेयर एक बार कर लूँ।